The Munro system. So in the last video, we discussed about the Mahalwari settlement that was introduced by the Holt Mackenzie, the northwestern area of Bengal province. So now in this video, we are going to talk about the similar kind of system, but not so similar. But this system was introduced in the south, right? The earlier system that we were talking about that was introduced in the Bengal province, but now in this video, we are going to talk about the system that was prevailing, that was introduced in the southern India. So, in the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. तो महलवारी settlement जो है वो कैसे लाई गई थी? वो permanent settlement वाला जो system है उसे हटा के एक नया system लाया गया था जिसका नाम था महलवारी settlement. तो कुछ-कुछ ये जो system था जो कि south में चला, वो भी कुछ-कुछ महलवारी सेटलमेंट जैसा ही था, परमानेंट सेटलमेंट जैसा नहीं था. ठीक है, अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया से दूर, मतलब कि उससे अलग. ठीक है, द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज द रेवतवार और रेवतवारी. और ये जो नया सिस्टम था जो कि साउदर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको क्या बुलाते थे? रेवतवार या फिर रेवतवारी. इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. तो ये जो सिस्टम है वो बहुत ही छोटे स्केल पे ट्राई किया गया था, मतलब कि कुछ इलाकों में ही ट्राई किया था. कौन से इलाके थे वो? तो टीपू सुल्तान को हराने के बाद जिन इलाकों पर कंपनी ने कब्जा कर लिया था, तो उनमें से ही कुछ इलाके ऐसे थे जिन पे कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ये जो सिस्टम था वो ट्राई किया था. छोटे से एरिया में ये ट्राई किया था कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये जो सिस्टम है वो सफल रहेगा भी कि नहीं, है ना. कि भाई किसी चीज को बहुत ही बड़े लेवल पे करने से पहले उसको हम छोटे लेवल पे करके देखते हैं, है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि वो जो सिस्टम है, वो जो आइडिया है वो कितना सक्सेसफुल रहने वाला है. तो इसी तरीके से कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कुछ जो हिस्से थे जो कि टीपू सुल्तान से हथियाए गए थे, उन पे ये सिस्टम ट्राई किया रेवतवारी का. और बाद में क्या हुआ, जो थॉमस मुनरो हैं उन्होंने ये जो सिस्टम था रेवतवारी का उसको छोटे स्केल से बढ़ाकर, मतलब बहुत बड़े स्केल पे उसको ले गए और पूरे साउथ इंडिया में ये सिस्टम जो है एक तरीके से फैल गया. रीड एंड मुनरो फेल दैट इन साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार. तो जो रीड एंड मुनरो थे उन्हें ये लगता था कि साउथ में ट्रेडिशनली कोई जमींदारी सिस्टम नहीं रहा है. जमींदार कौन होते हैं? जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, जिनको वो रेंट पे दे देते हैं और वो जो है वो रेंट वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और आगे कंपनी को या जो मुगल थे उन्हें देते थे. ठीक है, जमींदार तो मुगलों ने इंट्रोड्यूस किया था ना इनिशियली, कि वो क्या करेंगे, वो लोगों से टैक्स वसूलेंगे और आगे मुगलों को देंगे. तो साउथ में ये सिस्टम जो है वो नहीं था. द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स रेयोट्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस. तो इसीलिए रीड एंड मुनरो को ये लगता था क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली जमींदारी सिस्टम नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली कल्टीवेटर से ही जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना पड़ेगा. पहले क्या होता था, देखो, जो हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा या जो भी था, जो महलवारी सेटलमेंट था, उसमें क्या हो रहा था, ये है फार्मर्स, जो कल्टीवेटर्स जिन्हें कहते हैं किसान, बीच में है जमींदार और फिर है कंपनी. तो ये जमींदार जो है वो फार्मर से पैसा कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको आगे कंपनी को दे देते थे. बट क्योंकि साउथ में ये जमींदारी सिस्टम है ही नहीं, तो अब इनको क्या लगा कि जो मुनरो एंड रीड है उन्हें लगा कि भाई जमींदारी सिस्टम तो नहीं है, तो बीच का सिस्टम हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मर्स से कंपनी जो है रेंट रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर लेगी. आई एम सॉरी, मैं बार बार रेंट बोल देती हूँ. तो दैट इज रेवेन्यू, जो टैक्स होता है वो कलेक्ट करना. तो बीच में जो जमींदार है उसका सिस्टम इन लोगों ने साउथ में नहीं लाया. तो जो लोग लैंड को टिल कर रहे थे, मतलब कि खेत को जोत रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, तो वो डायरेक्टली रेवेन्यू कंपनी को देंगे. The field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. और जो मुनरो हैं, रीड हैं, उन्हें क्या लगा कि जो कल्टीवेटर्स हैं, जो लोग गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके जो खेत हैं उन्हें सेपरेटली अलग से हर एक खेत को जो है एनालाइज किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा उसका, और फिर जाके डिसाइड किया जाएगा कि कितना रेवेन्यू हमें इनसे कलेक्ट करना है, कितना रेवेन्यू हमें फिक्स करना है इनके, कि इन पे कि आपको हमें इतना रेवेन्यू लाके देना है, इतना टैक्स आपको हमें पे करना है अपनी जमीन के लिए. तो टैक्स को फिक्स करने से पहले इन्होंने सोचा कि हमें सर्वे करना पड़ेगा हर एक जमीन का अलग से.
Munro thought that the British should act as paternal father figures protecting the ryots under their charge. तो रेयोत का मतलब क्या होता है? फार्मर्स, यहाँ पे लिखा है ना कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स कौन होते हैं? जो खेती बाड़ी करते हैं, जो कल्टीवेट करते हैं, जो कि खेत में कुछ उगाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? रेयोत कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था, मेनली जो मुनरो हैं, उन्हें ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें रेयोत्स को बचाने के लिए उनके फादर की तरह उनकी रक्षा करनी चाहिए। मतलब कि एक तरीके से वो ये दिखाना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि जो गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, उनको हमें सेफ रखना पड़ेगा। उनपे ऐसा ना हो कि हम कोई प्रेशर डाल दें या उनसे मतलब उनकी फसल खराब हो गई है फिर भी हम उनसे टैक्स ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो। हमें उनका एक तरीके से ध्यान रखना है एज देयर फादर फिगर्स, कि उनके पिता की तरह हमें उनका ध्यान रखना है। तो ऐसा मुनरो मानते थे। तो मेनली मुनरो सिस्टम में क्या है कि इसमें जमींदार का कोई सिस्टम नहीं था। बीच में जमींदार जो है वो फार्मर्स और कंपनी के बीच में कोई लिंक नहीं था। फार्मर्स वर डायरेक्टली गिविंग द रेवेन्यू, द टैक्स टू द कंपनी, राइट। और इस सिस्टम में भी महलवारी सेटलमेंट की तरह ही सर्वे जो है वो किया जा रहा था कि हर एक जमीन जो है उसको अच्छे से सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा, फिर जाके उस पर टैक्स जो है वो फिक्स किया जाएगा। All was not well. Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. तो कुछ साल के अंदर अंदर ही जब न्यू सिस्टम जो हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, भले ही मुनरो सिस्टम हो, महलवारी हो, तो उसमें क्या हुआ कि इनको ये लगने लगा कि ये जो सिस्टम है वो अच्छे नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है। ऑल वॉज नॉट वेल, कि सब जो है वो अच्छा नहीं है। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. तो जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो क्या चाहते थे कि उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती जाए ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें, ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। और वो एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चाहते थे। वो ये चाहते थे कि उन्हें पीरियडिकली कुछ जो अमाउंट है वो मिलता रहे, मिलता रहे। तो इस तरीके से अपने रेवेन्यूज इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो रेवेन्यू डिमांड किया था, जो टैक्स डिमांड किया था, वो बहुत ही ज्यादा हाई फिक्स कर दिया था। मतलब वो फार्मर से बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे, जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उनसे इतना हाई, इतना ज्यादा टैक्स जो है वो पे किया ही नहीं जा रहा था। रेट्स फ्लड द कंट्री साइड। रेट्स कौन है? वही कल्टीवेटर्स, वही किसान। वो लोग जो है कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, मतलब कि गांव वाले इलाके, तो उनको छोड़ छोड़ के जा रहे थे। फ्लड मतलब छोड़ के भाग जाना। तो रेट्स जो हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं साउथ में भी, वो भी अपने गांव को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। एंड द विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे गांव जो है वो बंजर हो गए, खाली हो गए। डेजर्ट मतलब कि छोड़ के चले जाना, ठीक है। तो बहुत सारे विलेजेस को लोग छोड़ छोड़ के चले गए। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers. ये जो कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने तो बड़े मजे से इतने सारे जो सिस्टम है नए नए चेंज करके ये सोच के लाए थे कि भाई इससे जो फार्मर्स हैं वो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, वो मतलब और ज्यादा अच्छा करेंगे, वो हमें ज्यादा टैक्स दे पाएंगे। बट हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। जो फार्मर्स थे उनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई और वो टैक्सेस पे नहीं कर पाए। बट दिस डिड नॉट हैपन। तो क्या नहीं हुआ जैसा कि अंग्रेज सोच रहे थे कि उन्हें ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, जो फार्मर्स है उनकी सिचुएशन अच्छी होगी, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसके उल्टे इन लोगों ने फार्मर्स पे प्रेशर डाल दिया। फार्मर्स जो हैं उतने हाई टैक्सेस पे ही नहीं कर पाए और गांव को छोड़ छोड़ के चले गए, कि उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि जिन जमीनों को वो सालों से मतलब उनके पूर्वज भी उनको उन पे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, उनको उन्हें छोड़ के जाना पड़ा, अपने घर को, अपने बार को, मतलब कि अपनी बसी बसाई जिंदगी को उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन दे वर फेसिंग, राइट। सो डेफिनेटली ऑल वॉज नॉट वेल। सब कुछ जो है बिल्कुल अच्छा नहीं था, ना ही किसानों के लिए, और जो कंपनी थी उसके लिए भी जैसा वो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ।